हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम क्लास 11th के बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 10 सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन स्टार्ट करने से पहले हम एक कॉन्सेप्ट समझते जो कि हमने सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के न्यूक्लियस जहाँ पर पढ़ाया था वहाँ पे भी समझाया था, मोनाड एंड डायड का, हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड का। तो देखो क्या होता है कि जब हमारे पास सिर्फ एक क्रोमैटिन होता है, जब क्या होता है सिर्फ एक क्रोमैटिड होता है तो इसको क्या कहते हैं, मोनाड कहते हैं। और जब ये रेप्लिकेट करके एक और बना लेता है तो इसको क्या कहते हैं, डायड कहते हैं। यहाँ पर हैप्लॉइड डिप्लॉइड देखते हैं तो देखो क्या होता है कि हमारा ये क्या है, हमारा मान लो ये क्या है, न्यूक्लियस है। और न्यूक्लियस के अंदर क्या हो गई, रेप्लिकेशन हो गई, जिससे हमारा ये रेप्लिकेट हो गया। अब होता क्या है कि अगर ये हमारा यहाँ पर सेट्स ऑफ द क्रोमोजोम देखते हैं, जहाँ पे यहाँ पर एक ही क्रोमोजोम है और यहाँ पर भी एक ही क्रोमोजोम है, भले इसने रेप्लिकेट कर लिया हो, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये है वो कैसा रहेगा, हैप्लॉइड। क्यों? क्योंकि एक ही क्रोमोजोम है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर भी क्या रहेगा, हैप्लॉइड। ये क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक ही क्रोमोजोम है, ठीक है। तो ये भी क्या रहेगा, हैप्लॉइड। जो कंटेंट है डीएनए का, जैसे कि ये क्रोमोजोम है तो इसके अंदर एक थ्रेड पड़ी होगी डीएनए की, तो जो कंटेंट है क्रोमोजोम का वो हमारा डिफर होता है। जैसे कि इनिशियली इसका कंटेंट जो है वो क्या है, सी है। उसके बाद जब रेप्लिकेशन कर लेगा तो 2 थ्रेड्स आ जाएंगी, तो इसका क्या हो जाएगा, 2C हो जाएगा। अगर एक ही क्रोमोजोम है तो वो क्या रहेगा, अपना हैप्लॉइड ही रहेगा। और अगर 2 अलग अलग क्रोमोजोम हो जाएंगे तो वो क्या होता है, डिप्लॉइड। जैसे कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है कि हमारा जो डीएनए है, इधर पे कितने सेट्स हैं, क्रोमोजोम 1 के 2 सेट्स हैं, ठीक है। क्रोमोजोम 1 के कितने सेट्स हैं, 2 सेट्स हैं क्रोमोजोम 1 के। फिर रेप्लिकेशन हुआ तो ये बन गया, ठीक है। लेकिन अभी भी सेट्स ऑफ दी क्रोमोजोम कितने हैं, 2 ही हैं, यानी कि ये क्या हो जाएगा, हमारा डिप्लॉइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिप्लॉइड। अगर यहाँ पर कंटेंट ऑफ दी डीएनए देखें तो यहाँ एक थ्रेड पड़ा होगा, यहाँ एक थ्रेड, तो 2C। उसके बाद जो है कंटेंट ऑफ दी डीएनए जो है, कंटेंट ऑफ दी डीएनए वो कितना हो जाएगा, 4C हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है हमारा हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, मोनाड एंड डायड। अब स्टार्ट करते हैं हम हमारा चैप्टर। तो सबसे पहले लिखा है, आर यू अवेयर दैट ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म इवन द लार्जेस्ट स्टार्ट देयर लाइफ फ्रॉम द सिंगल सेल। तो वो क्या कह रहे हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, इवन द लार्जेस्ट, ठीक है, सब अपना लाइफ कहाँ से स्टार्ट करते हैं, एक सिंगल सेल से। हम आज एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं, लेकिन हम एक जाइगोट थे, एक यूनिसेलुलर थे, फिर हमने मल्टीप्लाई, सेल साइकिल, सेल डिवीजन कर करके हम आज इतने बड़े मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बन चुके हैं। यू मे वंडर हाउ अ सिंगल सेल देन गोज ऑन टू फॉर्म सच अ लार्ज ऑर्गेनिज्म। तो क्या ये पूछ रहे कि आप सोचते होगे कि कैसे एक सिंगल सेल ने इतना लार्ज ऑर्गेनिज्म बना दिया। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस सेल इंडीड ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ऑल द सेल्स रिप्रोड्यूस बाय डिवाइडिंग इनटू द 2 विथ ईच पार्टनर सेल गिविंग राइज टू द 2 डॉटर सेल ईच टाइम दे डिवाइड। तो ये क्या कह रहे हैं कि एक मान लो ये क्या है, पेरेंटल सेल है, ठीक है। ये क्या है, पेरेंटल सेल है। अब इसने क्या कर दिया, डिवीजन कर दिया, तो ये 2 नए सेल बना देगा हमारे। तो ये वाला क्या है, पेरेंटल सेल। इनको क्या कहेंगे, डॉटर सेल। क्यों डॉटर सेल कहेंगे, क्योंकि ये आगे जाकर नए सेल भी तो बनाएंगे, तो इनको क्या कह देते हैं, डॉटर सेल कह देते हैं। तो यहाँ पर वही लिखा हुआ है कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि ऑल द सेल रिप्रोड्यूस बाय डिवाइडिंग इनटू द 2 विथ ईच पेरेंटल सेल गिविंग राइज टू द 2 डॉटर सेल ईच टाइम दे डिवाइड। हर एक टाइम जब डिवाइड करता है तो 2 डॉटर सेल देता है। दिस न्यूली फॉर्म डॉटर सेल कैन देमसेल्फ ग्रो एंड डिवाइड एंड गिव राइज टू द न्यू सेल पॉपुलेशन दैट इज फॉर्म बाय द ग्रोथ एंड डिवीजन ऑफ द सिंगल पेरेंटल सेल एंड इट्स प्रोजेनी। इन अदर वर्ड्स, सच अ साइकिल ऑफ द ग्रोथ एंड द डिवीजन allow the single cell to form the structure consisting of the million of the cell। एक ही सेल जो होता है, सेल डिवीजन कर करके वो क्या बना देता है, मिलियंस ऑफ दी सेल बना देता है। फिर हमारा आता है सेल साइकिल। सेल साइकिल क्या होता है, सेल की साइकिल नहीं, ऐसा नहीं होता, ठीक है। सेल साइकिल क्या होता है, सेल डिवीजन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन द ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेल डिवीजन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। अगर कहीं पर चोट लग जाए और वहाँ पर वो चोट भरे ही ना, कभी वो घाव कभी भरे ही ना, तो ऐसा तो नहीं होता, वो भर जाता है। क्यों? क्योंकि सेल वहाँ पर डिवाइड करते हैं। ड्यूरिंग द डिवीजन ऑफ द सेल डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेल ग्रोथ आल्सो टेक प्लेस। जब भी रेप्लिकेशन होती है सेल की, जब हम आगे पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा कि जब भी डिवीजन होती है ना सेल की, तो डीएनए की
रेप्लिकेशन होती है एस फेज के अंदर, आगे समझ में आएगा, और ग्रोथ भी होती है इंटरफेज में, ठीक है। तो वो आगे समझ पे आएगा कि क्या कह रहे हैं। ऑल दिस प्रोसेस दैट इज द सेल डिवीजन, डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेल ग्रोथ hence have to take place in the coordinated way to ensure the correct division and the formation of the progeny cell containing an intact genome। तो ये क्या कह रहे हैं कि जो तीनों ही प्रोसेस है, कौन सी, एक सेल का डिवीजन, डीएनए का रेप्लिकेशन एंड सेल की ग्रोथ। तो ऐसे चलो, सेल का ग्रोथ, फिर डीएनए की रेप्लिकेशन एंड देन हमारा क्या होता है, सेल की डिवीजन। तो ये तीनों ही प्रोसेस एकदम कोऑर्डिनेटेड वे में होनी चाहिए। जैसे सेल ने खुद को बड़ा कर लिया, ठीक है, सेल की ग्रोथ हो गई है, सेल ने अपना डीएनए भी रेप्लिकेट कर दिया। मान लो सेल जो है वो बढ़ता ही जा रहा है, डिवाइड नहीं कर रहा, तो क्या कर देगा, वो कैंसर कॉज कर देगा। डीएनए के रेप्लिकेशन होते ही जा रहे हैं लेकिन सेल हमारा डिवाइड नहीं कर रहा, तो उससे भी उसकी प्लॉइडी बदल जाएगी, ठीक है, डीएनए की जो है प्रॉब्लम आ जाएगी, उसमें जेनेटिक डिसऑर्डर्स आ जाएंगे। यानी कि ये तीनों ही प्रोसेस जो है वो एकदम कोऑर्डिनेटेड वे में होने चाहिए। सेल ग्रोथ हो गई, उसके बाद सेल की रेप्लिकेशन होनी चाहिए, और सेल की रेप्लिकेशन होनी चाहिए, उसके बाद क्या होनी चाहिए, सेल की डिवीजन होनी चाहिए, कोऑर्डिनेटेड वे में होनी चाहिए, ताकि हमारी प्रोजेनी सेल जो है वो सही बने। द सीक्वेंस ऑफ द इवेंट बाय विच द सेल डुप्लीकेटेड जीनोम सिंथेसाइज द अदर कॉन्स्टिट्यूट ऑफ द सेल एंड इवेंचुअली डिवाइड इनटू द टू डॉटर सेल इज टर्म एज द सेल साइकिल। तो ये वाला जो लाइन है ये याद रखना, क्या बोला है, द सीक्वेंस ऑफ द इवेंट, ठीक है, बाय विच द सेल डुप्लीकेटेड जीनोम, सेल जो है वो अपना डीएनए डुप्लीकेट करता है, सिंथेसिस द अदर कॉन्स्टिट्यूट ऑफ द सेल, और जो चीज़ें लगती है सेल के अंदर होती है उनको रेप्लिकेट करता है ताकि वो अपने प्रोजेनी सेल को बराबर दे सके, एंड इवेंचुअली डिवाइड कर जाता है दो सेल के अंदर, उसको क्या कहते हैं, सेल साइकिल कहते हैं। द सीक्वेंस ऑफ द इवेंट बाय विच द सेल डुप्लीकेटेड जीनोम सिंथेसाइज द अदर कॉन्स्टिट्यूट ऑफ द सेल एंड इवेंचुअली डिवाइड इनटू द टू डॉटर सेल, ठीक है, टू डॉटर सेल इज टर्म एज द सेल साइकिल, उसको क्या कहते हैं, सेल साइकिल कहते हैं। ऑल्सो द सेल ग्रोथ, ठीक है, इन द टर्म ऑफ द साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज इन द कंटिन्यूअस प्रोसेस, डीएनए सिंथेसिस अकर ओनली ड्यूरिंग अ वन स्पेसिफिक स्टेज इन दी सेल साइकिल। तो ये क्या कह रहे हैं कि जो सेल की ग्रोथ है इन दी टर्म ऑफ दी साइटोप्लाज्म इंक्रीज, यानी कि सेल का साइटोप्लाज्म जो है वो कंटिन्यूसली बढ़ता ही रहता है, ठीक है, सेल जो है वो ग्रोथ हमेशा करता रहता है, लेकिन जो डीएनए की सिंथेसिस है वो कब होती है, सिर्फ एक ही बार होती है सेल साइकिल के अंदर। द रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम यानी कि डीएनए आर देन डिस्ट्रीब्यूटेड टू द डॉटर न्यूक्लियर बाय द कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ इवेंट ड्यूरिंग सेल डिवीजन एंड दिस इवेंट आर देमसेल्फ अंडर द जेनेटिक कंट्रोल। तो ये क्या कह रहे हैं, ये जो रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम है, रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम यानी कि डीएनए, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं किसके अंदर, डॉटर न्यूक्लियाई के अंदर, एक कॉम्प्लेक्स इवेंट से, जो कि हम आगे पढ़ेंगे, माइटोसिस पढ़ेंगे, मियोसिस पढ़ेंगे, उसके अंदर फेजेस पढ़ेंगे, ठीक है। फिर हमारा आता है द फेजेस ऑफ द सेल साइकिल, ठीक है, क्या आता है, फेजेस ऑफ द सेल साइकिल। तो अगर हम बात करें अपने फेजेस ऑफ द सेल साइकिल की, तो पहले ये डायग्राम देखो, इसके अंदर हमारे 3 फेज बोले, ये G1 फेज है, ये S फेज है, और ये क्या है, G2 फेज है, ठीक है। तो ये हमारे क्या होते हैं, फेजेस ऑफ द सेल साइकिल, ये नहीं होते। देखो क्या होता है कि ये 2 फेज में हमारा सेल साइकिल डिवाइड होता है, एक होता है इंटरफेज और एक होता है एम फेज, ठीक है, एक होता है इंटरफेज और एक होता है एम फेज। इस इंटरफेज के अंदर G1, S और G2 फेज आता है, और एम फेज के अंदर हमारे प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज ये सारे आते हैं, ठीक है। तो होता क्या है कि पहले हमारा क्या चलता है, इंटरफेज चलता है, ठीक है, क्या चलता है, हमारा इंटरफेज चलता है। इंटरफेज के अंदर 3 फेज है, एक है G1 फेज, एक है S फेज और एक क्या है, G2 फेज। G1 फेज के अंदर सेल जो है खुद को ग्रो करवाता है, अपना साइज इंक्रीज करता है। एस फेज के अंदर क्या होता है, डीएनए की रेप्लिकेशन होती है, एंड G2 फेज के अंदर क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस होती है डिवीजन करने के लिए, और एम फेज के अंदर एक्चुअल डिवीजन होती है, ठीक है। एम फेज के अंदर क्या होती है, एक्चुअल डिवीजन होती है, पहले प्रोफेज चलता है, देन मेटाफेज, देन एनाफेज, देन टेलोफेज चलता है, और उसके बाद होती है साइटोकाइनेसिस यानी कि साइटोप्लाज्म की डिवीजन हो जाती है। तो यहाँ पर जो हमारे 2 फेज है, एक है एम फेज और एक क्या है, इंटरफेज। तो देखो एम फेज में जो है वो एक्चुअल डिवीजन कहाँ होती है, एम फेज के अंदर होती है। तो इंटरफेज को क्या कह दिया जाता है, रेस्टिंग फेज भी कह दिया जाता है। अब यहाँ पर सेल रेस्ट नहीं कर रहा होता, सेल सब कर रहा होता है, वो अपना साइज बढ़ा रहा होता है, डीएनए रेप्लिकेट कर रहा होता है, प्रोटीन की सिंथेसिस कर रहा होता है, बट सेल जो है वो डिवाइड नहीं कर रहा होता। तो इसको क्या कह देते हैं, रेस्टिंग फेज भी कह देते हैं, ठीक है, इसको क्या कह देते हैं, रेस्टिंग फेज भी कह देते हैं। और यहाँ पर अगर पूरा हमारा टाइम देखा जाए, जैसे कि 24 आवर के अंदर ह्यूमन का सेल डिवाइड करता है, तो उसमें से जो 95% टाइम है वो कौन लेके रखता है, इंटरफेज, और 5% टाइम जो है वो कौन लेकर रखता है, एम फेज, ठीक है।
तो हर एक सेल के डिवीजन में यही होता है। ज़्यादातर टाइम कौन ऑक्यूपाई करके रखता है? इंटरफेस। ठीक है, तो रीड करते तो हमें समझ में आ जाएगा। देखो सबसे पहले क्या लिखा है, अ टिपिकल यूकेरियोटिक सेल इज इलिस्ट्रेटेड बाय द ह्यूमन सेल इन कल्चर। This cell divide once in approximately 24 hours. However, this duration of the cell cycle can vary from the organism to organism and also from the cell type to cell type. ये क्या कह रहे हैं कि जो ह्यूमन का सेल है वो कितने देर में डिवाइड करता है? 24 आवर्स पे डिवाइड करता है। और ये जो ड्यूरेशन है, जैसे ह्यूमन का 24 के अंदर डिवाइड कर रहा है, ठीक है, ईस्ट का कितने देर में डिवाइड कर जाता है? 90 मिनट्स के अंदर। ठीक है, ये जो ड्यूरेशन है ये वैरी करती है कि सेल कैसा है, ऑर्गेनिज्म कैसा है और सेल का टाइप कैसा है, यूकेरियोट है, प्रोकैरियोट है, तो कौन से टाइप का सेल है, ये सब उस पर डिपेंड करता है। ईस्ट फॉर एग्जाम्पल कैन प्रोग्रेस थ्रू द सेल साइकिल इन ओनली अबाउट 90 मिनट। जो ईस्ट है वो अपना सेल साइकिल कितने देर में कंप्लीट कर लेता है? 90 मिनट्स के अंदर। ठीक है, द सेल साइकिल इज डिवाइडेड इनटू द 2 बेसिक फेजेस। जो सेल साइकिल है वो कितने फेजेस पे डिवाइड है? 2 बेसिक फेजेस के अंदर डिवाइड है। एक है इंटरफेज और एक है अपना क्या? एम फेज। एम फेज यानी कि क्या होता है? अपना माइटोसिस फेज। तो ये जो 3 फेज है ये क्या है? इंटरफेज। और ये जो 4 है ये क्या है? हमारे एम फेज के अंदर आ जाते हैं। द एम फेज रिप्रेजेंट द फेज वेयर द एक्चुअल सेल डिवीजन और द माइटोसिस अकर एंड द इंटरफेज रिप्रेजेंट द फेज बिटवीन द 2 सक्सेसिव एम फेज। तो ये क्या कह रहे हैं कि एम फेज कौन सा फेज रिप्रेजेंट करता है? वो फेज रिप्रेजेंट करता है जहाँ पर एक्चुअल सेल की डिवीजन होती है या फिर एक्चुअल क्या होती है? माइटोसिस होती है। और इंटरफेज क्या रिप्रेजेंट करता है? इंटरफेज जो है वो रिप्रेजेंट करता है फेज बिटवीन द 2 सक्सेसिव एम फेज। यानी कि पहले हमारा एम फेज आया, फिर इंटरफेज चली, फिर एम फेज आ गया, तो बिटवीन द 2 सक्सेसिव एम फेज क्या होता है? हमारा इंटर फेज होता है। इट इज सिग्निफिकेंट टू नोट दैट इन द 24 आवर एवरेज ड्यूरेशन ऑफ द सेल साइकिल ऑफ द ह्यूमन सेल डिवीजन प्रॉपर लास्ट फॉर ओनली अबाउट एन आवर। ठीक है, सेल डिवीजन कितने देर तक रहती है? जो 24 घंटे में पूरा सेल डिवाइड करता है उसमें से 23 घंटा कौन लेके रखता है? इंटरफेज। और 1 घंटा कौन लेके रखता है? एम फेज लेके रखता है। The interphase lasts more than 95% of the duration of the cell cycle. तो इंटरफेज कितने देर रहता है? मोर देन 95% टाइम कौन रहता है? इंटरफेज रहता है। ठीक है, और बाकी टाइम पे क्या हो जाती है? एम फेज चलती है, माइटोसिस चलती है। The M phase start with the nuclear division corresponding to the separation of the daughter chromosome karyokinesis unusually and with the division of the cytoplasm that is cytokinesis. तो ये क्या बोल रहे हैं कि जो जैसे हमने इंटरफेज को देखा कि वो 3 फेजेस में डिवाइडेड है, सिमिलरली एम फेज जो होता है वो 2 फेजेस के अंदर डिवाइड है। एक है कैरियोकाइनेसिस और एक है साइटोकाइनेसिस। तो कैरियोकाइनेसिस, कैरियो का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस, और काइनेसिस, काइनेसिस का मतलब टूटना, ठीक है, डिवाइड करना। तो यहाँ न्यूक्लियस की डिवीजन चलती है। और साइटोकाइनेसिस मीन साइटोप्लाज्म की डिवीजन चलती है। तो एम फेज जो है वो स्टार्ट कैसे होता है? न्यूक्लियस की डिवीजन के स्टार्ट होता है, जिसको क्या कहते हैं? कैरियोकाइनेसिस। और एंड कब होता है? जब साइटोप्लाज्म की डिवीजन हो जाती है तो हमारा एम फेज जो है वो एंड हो जाता है। तो यहाँ पर देखो ये जो 4 फेज है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज, ये कैरियोकाइनेसिस के अंदर आते हैं। यहाँ पर न्यूक्लियस की डिवीजन चलती है और जो साइटोकाइनेसिस है वहाँ पर साइटोप्लाज्म की डिवीजन चलती है। The interphase, though called the resting phase, it is the time during which the cell is preparing for the division by undergoing the both cell growth and DNA replication in the orderly manner. ठीक है, तो ये क्या कह रहे हैं कि इंटरफेज को क्या कह देते हैं? रेस्टिंग फेज। क्यों रेस्टिंग फेज कह देते हैं? क्योंकि यहाँ पर सेल जो है वो एक्चुअल डिवीजन नहीं कर रहा होता, सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है, कंटिन्यूसली ग्रोइंग होता है, बट वो अपना डिवीजन नहीं कर रहा होता, तो उसको क्या कह देते हैं? रेस्टिंग फेज कह देते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि इज द टाइम ड्यूरिंग विच द सेल इज प्रिपेयरिंग फॉर द डिवीजन। इंटरफेज वो टाइम होता है जब सेल जो है खुद को प्रिपेयर कर रहा होता है डिवीजन के अंदर, बाय अंडरगोइंग द बोथ सेल ग्रोथ करता है एंड डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए की रेप्लिकेशन भी करता है इन द ऑर्डरली मैनर। द इंटरफेज इज डिवाइडेड इनटू द 3 फर्दर फेजेस। जो इंटरफेज है वो फर्दर कितने फेजेस के अंदर डिवाइड है? 3 फेज के अंदर। एक है G1 फेज, एक है S फेज और एक क्या है? G2 फेज। तो G1 फेज को गैप 1 फेज भी कहते हैं, S फेज को सिंथेसिस फेज भी कहते हैं और G2 फेज को गैप 2 भी कहते हैं। ठीक है, तो ये 3 फेजेस है किसके? हमारे इंटरफेज के। ठीक है, G1 फेज करस्पॉन्ड टू द इंटरवल बिटवीन द माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ द डीएनए रेप्लिकेशन। यानी कि जो G1 फेज है, ठीक है, जो G1 फेज है वो क्या है? इंटरवल है। कहाँ का इंटरवल है? यानी कि वो टाइम है बिटवीन द माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ द डीएनए रेप्लिकेशन। यानी कि यहाँ पर देखो G1 फेज कहाँ आ रहा है? यहाँ पर माइटोसिस चल रही है, यहाँ पर डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, तो इन दोनों के बीच में हमारा G1 फेज आ रहा है, तो यहाँ पर ये यही कह रहे हैं। तो ड्यूरिंग द G1 फेज
द सेल इज द मेटाबॉलिकली एक्टिव एंड कंटिन्यूसली ग्रोइंग बट डज नॉट रेप्लिकेट इट्स डीएनए। तो क्या कह रहे हैं कि ड्यूरिंग जब G1 फेज होता है तो सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है, कंटिन्यूसली ग्रोइंग होता है, बट वो अपना डीएनए रेप्लिकेट नहीं करता। ठीक है, तो ये याद रखना कि डीएनए की रेप्लिकेशन G1 फेज के अंदर नहीं होती। तो G1 फेज के अंदर क्या होता है, सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है, कंटिन्यूसली ग्रोइंग होता है, बट अपना डीएनए रेप्लिकेट नहीं करता। फिर आता है एस फेज और सिंथेसिस फेज। तो इस सिंथेसिस फेज के अंदर क्या होता है, डीएनए की रेप्लिकेशन हो जाती है और ऑर्गेनल का डुप्लीकेशन हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है एस और द सिंथेसिस फेज मार्क द पीरियड ड्यूरिंग विच द डीएनए सिंथेसाइज और रेप्लिकेशन टेक प्लेस। ठीक है, क्या होता है, डीएनए की सिंथेसिस होती है या फिर रेप्लिकेशन होती है, तो उसको क्या कह देते हैं, एस फेज कह देते हैं। ड्यूरिंग दिस पीरियड द अमाउंट ऑफ द डीएनए पर सेल डबल। अब इस टाइम पे क्या होता है, जो अमाउंट ऑफ द डीएनए होता है, ठीक है, अमाउंट ऑफ द डीएनए जैसे मैंने समझाया था ये है, फिर रेप्लिकेशन हो गई तो ये बन गया, क्रोमोसोम उतने ही है बट अमाउंट ऑफ द डीएनए क्या हो गया, डबल हो गया। ठीक है, तो ड्यूरिंग दिस टाइम, इस टाइम पे क्या होता है, अमाउंट ऑफ द डीएनए पर सेल डबल हो जाता है। इफ द इनिशियल अमाउंट ऑफ द डीएनए इज डिनोटेड एज द 2C देन इट इंक्रीज टू दी 4C। ठीक है, इनिशियल मान लो मेरे पास ये है, मैं इसको 2C कह देती हूँ, उसके बाद जब रेप्लिकेशन होगी तो ये कुछ ऐसा बना देगा। ठीक है, तो अब मैं इसको 4C कह सकती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर जो है if the initial amount of the DNA is denoted as the 2C then it increase to the 4C। initial amount of DNA अगर हम 2C से represent कर रहे हैं then replication के बाद वो क्या बन जाएगा, 4C। however there is the no increase in the chromosome number, chromosome का नंबर नहीं पड़ता। if the cell has a diploid or the 2n number of the chromosome at the G1 even after the S phase the number of the chromosome remain the same, that is the 2n। यानी कि क्या कह रहे हैं कि अगर सेल हमारा डिप्लॉयड है, ठीक है, G1 फेज के अंदर, तो S फेज में क्या होगी, उसकी रेप्लिकेशन होगी। और G2 फेज में फिर अगर कोई पूछे कि हमारा जो G2 फेज के अंदर सेल क्या होगा, हैप्लॉइड होगा या फिर डिप्लॉयड होगा, तो भी वो क्या रहेगा, डिप्लॉयड। और अगर हैप्लॉइड है तो हैप्लॉइड ही रहेगा, बस कंटेंट ऑफ द डीएनए डबल हो जाता है, बाकी प्लॉइड ही नहीं बदलती। डिप्लॉयड है तो डिप्लॉयड ही रहेगा। इन द एनिमल सेल ड्यूरिंग दिस फेज द डीएनए रेप्लिकेशन बिगेन इन द न्यूक्लियस। डीएनए की रेप्लिकेशन कहाँ बिगेन कर जाती है, न्यूक्लियस के अंदर। कौन से फेज के अंदर, एस फेज के अंदर। एंड द सेंट्रियोल डुप्लीकेशन इन द साइटोप्लाज्म। तो हमने सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के अंदर सेंट्रियोल को देखा था, जो कि डिवीजन में हेल्प करता है। तो यहाँ पर डीएनए की रेप्लिकेशन तो न्यूक्लियस के अंदर स्टार्ट हो जाती है, लेकिन सेंट्रियोल की डुप्लीकेशन कहाँ स्टार्ट हो जाती है, साइटोप्लाज्म के अंदर। साइटोप्लाज्म के अंदर ही सेंट्रियोल की डुप्लीकेशन स्टार्ट हो जाती है। ड्यूरिंग द G2 फेज प्रोटीन आर सिंथेसाइज इन द प्रिपरेशन फॉर द माइटोसिस व्हाइल द सेल ग्रोथ इज द कंटिन्यूस। तो पहले ही बोला था कि सेल की ग्रोथ कैसी होती है, कंटिन्यूस होती है, लेकिन डीएनए जो है वो एक ही बार रेप्लिकेट करता है। तो G2 फेज के अंदर क्या होता है, प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, उन प्रोटीन की सिंथेसिस होती है जो किसके लिए चाहिए होते हैं, माइटोसिस के लिए चाहिए होते हैं। वाइल जो सेल ग्रोथ होती है वो कैसी होती है, कंटिन्यूस होती है। सेल जो है वो कंटिन्यूसली क्या कर रहा होता है, ग्रो कर ही रहा होता है। तो हमने क्या बोला कि हमारे इंटरफेज के अंदर कितने फेज आते हैं, 3 फेज। एक होता है G1, एक होता है S और एक क्या होता है, G2 फेज होता है। ठीक है, और M फेज के अंदर कितने फेज आते हैं, 2 फेज आते हैं। एक आता है कैरियोकाइनेसिस, एक आता है साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस के अंदर प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। एंड साइटोकाइनेसिस के अंदर साइटोकाइनेसिस आ जाता है। अपने इंटरफेज को क्या कह देते हैं, रेस्टिंग फेज भी कह देते हैं। यहाँ पर सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है, कंटिन्यूसली ग्रोइंग होता है, अपना डीएनए भी रेप्लिकेट करता है बट डिवाइड नहीं करता, तो इसको क्या कह देते हैं, रेस्टिंग फेज भी कह देते हैं। और जो हमारा एम फेज है उसमें क्या होती है, एक्चुअल डिवीजन होती है। G1 फेज के अंदर क्या होता है, सेल ग्रोथ करता है। एस फेज के अंदर डीएनए की रेप्लिकेशन बिगेन हो जाती है न्यूक्लियस के अंदर। और हमारा जो सेंट्रियोल है उसकी डुप्लीकेशन कहाँ स्टार्ट हो जाती है, साइटोप्लाज्म के अंदर। और G2 फेज के अंदर क्या होते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस होते हैं, सेल ग्रोथ जो होती है वो कंटिन्यूस होती है। ठीक है, और ये एम फेज जब हम पढ़ेंगे तब यहाँ पर सारे ये प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, ये सारी चीज़ें जो है वो समझ आएंगी। 95% टाइम कौन लेके रखता है, इंटरफेज लेके रखता है, और लेस देन 5% कौन लेकर रखता है, हमारा एम फेज लेकर रखता है। ठीक है, तो यहाँ पर इस पेज के अंदर हमारा इतना ही लिखा हुआ है। ओके, some cells in the adult animal do not appear to exhibit the division. Example, hearts के सेल।
देखो क्या होता है, एंड मैनी अदर सेल डिवाइड ओनली ओकेशनली एज नीडेड टू रिप्लेस द सेल दैट हैव बीन लॉस्ट बिकॉज ऑफ द इंजरी और द सेल डेथ। तो ये क्या कह रहे हैं कि अडल्ट्स के अंदर, ठीक है, क्या होते हैं कि कोई सेल जो है डिवीजन नहीं करते, जैसे कि हार्ट के सेल हो गए, ठीक है, और न्यूरॉन के सेल भी डिवाइड नहीं करते। ओके, तो ये ना क्या करते हैं, तो ये डिवाइड नहीं करते, और कुछ सेल जो होते हैं वो एकदम ओकेशनली डिवाइड करते हैं। ओकेशनली डिवाइड करने का क्या मतलब है कि जब ज़रूरत पड़ती है वो तभी डिवाइड करते हैं, जब नीड होगी कि डिवाइड करना ही पड़ेगा तभी वो डिवाइड करेंगे, वरना वो सेल जो है डिवाइड नहीं करते। ऐसे अपने हार्ट्स के सेल वो तो कभी नहीं डिवाइड करते, और न्यूरॉन के सेल भी कभी भी नहीं डिवाइड करते, ठीक है। अब जैसे मान लो कि आपको कोई चोट लग गई और गड्ढा हो गया, तो वो गड्ढा जो है जो चोट का वो कभी भरता नहीं है, उसको भरना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर नीडेड है कि वहाँ पर सेल भर जाए, तो वहाँ पर ओकेशनली सेल की डिवीजन होती है, ठीक है। तो कुछ सेल ऐसे होते हैं जो डिवाइड नहीं करते, और कुछ जो होते हैं वो ओकेशनली डिवाइड करते हैं। क्यों? क्योंकि इंजरी हो जाती है या फिर सेल की डेथ हो जाती है, तो डिवाइड करने पड़ते हैं। द सेल्स that do not divide further exit G1 phase to enter an inactive stage called the quiescent stage G0 of the cell cycle। तो ऐसे सेल्स जो डिवाइड नहीं करते फर्दर, तो वो कहाँ चले जाते हैं, वो G1 फेज को छोड़कर, ठीक है, G1 फेज को छोड़कर इनएक्टिव स्टेज के अंदर चले जाते हैं, जहाँ पर वो अपना काम कर रहे होते हैं, मेटाबॉलिकली एक्टिव होते हैं, लेकिन वो ग्रो नहीं कर रहे होते, डीएनए को रेप्लिकेट नहीं कर रहे होते, डिवीजन की कोई तैयारी नहीं कर रहे होते, बाकी अपना काम जो है वो कर रहे होते हैं, ठीक है। तो वो सेल जो होते हैं वो G1 फेज को छोड़कर कहाँ चले जाते हैं, G0 फेज के अंदर, क्यूसेंट स्टेज के अंदर चले जाते हैं। और अगर कोई पूछे कि हमारा जो सेल है वो क्यूसेंट फेज के अंदर चला चुका है, G0 फेज के अंदर जा चुका है, तो उसने डिसाइड कहाँ पे किया होगा कि उसको G0 फेज के अंदर जाना है। तो हमारा जो सेल है वो G1 फेज के अंदर ही ये डिसाइड कर लेता है कि उसको S फेज के अंदर जाना है, अपना डीएनए रेप्लिकेट करवाना है, या फिर G0 फेज के अंदर चले जाना है, अब उसको रेप्लिकेट नहीं करवाना अपना डीएनए। सेल्स इन दिस स्टेज रिमेन मेटाबॉलिकली एक्टिव होते हैं, अपना काम कर रहे होते हैं, बट नो लॉन्गर पॉलीफरेट अनलेस कॉल टू डू सो डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। डिवाइड नहीं कर रहे होते, पॉलीफरेट का मतलब होता है डिवाइड होना, तो पॉलीफरेट नहीं कर रहे होते, सिर्फ वो रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म कैसी, अगर उसको चाहिए सेल, अगर ज़रूरी है तो रेप्लिकेट करेंगे, वरना नहीं रेप्लिकेट करेंगे। देखो यहाँ पर हमारे जो हैं ये G0 फेज है, ओके, तो G0 फेज के अंदर सेल आ जाते हैं। In animal, the mitotic cell division is only seen in the diploid somatic cell। एनिमल के अंदर माइटोटिक डिवीजन क्या होती है, इक्वेशनल डिवीजन होती है। अगर तुम्हारा सेल हैप्लॉइड है तो सेल डिवीजन के बाद भी वो कैसा रहेगा, हैप्लॉइड। अगर सेल डिप्लॉइड है तो सेल डिवीजन के बाद भी वो क्या रहेगा, डिप्लॉइड ही रहेगा, तो उसको इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं, ठीक है। तो इक्वेशनल डिवीजन किसको कहते हैं, अपने माइटोसिस को कहते हैं, माइटोटिक सेल डिवीजन, ठीक है। वो कहाँ देखने को मिलता है, डिप्लॉइड सोमैटिक सेल्स के अंदर देखने को मिलता है। हाउएवर देयर आर द फ्यू एक्सेप्शंस टू दिस वेयर द हैप्लॉइड सेल डिवाइड बाय द माइटोसिस। कुछ एक्सेप्शंस होते हैं जहाँ पर हमारे हैप्लॉइड सेल जो है वो डिवाइड करते हैं माइटोसिस से। फॉर एग्जाम्पल मेल हनी बी, अगेंस्ट दिस प्लांट कैन शो द माइटोटिक डिवीजन इन बोथ द हैप्लॉइड एंड द डिप्लॉइड सेल फ्रॉम योर रिकलेक्शन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन द प्लांट चैप्टर 3। आइडेंटिफाई द प्लांट species and the stage at which the mitosis is seen in the haploid cell। और अगर यहाँ पर एक चीज़ और देख लो कि यहाँ पर क्या कहते हैं, अगर क्वेश्चन आ जाए कि ऑनियन रूट के अंदर हमारे क्रोमोसोम के सेट्स कितने होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है इट हैज़ द 16 क्रोमोसोम इन ईच सेल। कितने क्रोमोसोम होते हैं हर एक सेल के अंदर, 16 क्रोमोसोम होते हैं हर एक सेल के अंदर, ठीक है, ऑनियन के रूट टिप सेल्स के अंदर, ओके। फिर हमारा यहाँ पर क्या आता है, एम फेज, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।